हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं HTML। HTML के हम लोगों ने 3 पार्ट पहले भी देख लिए हैं, जिसमें मैंने आपको HTML का परिचय, HTML में कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है, उसका सिंटैक्स, फॉर्मेटिंग टैग, ऐसे कुछ चीज़ों की चर्चा हुई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, उसे आप ज़रूर देखिए। आज का जो हमारा वीडियो होगा, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं टेबल के बारे में। तो हम लोग जब कोई वेब पेज डिज़ाइन करते हैं तो हमारे वेब पेज में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है जिसे हम लोग टेबल के नाम से जानते हैं। टेबल का मतलब हुआ रोज एंड कॉलम में अपने आंकड़े को दर्शाना। तो जब आप कोई वेब पेज का डिजाइनिंग कर रहे होंगे तो तमाम परिस्थितियां ऐसी आएंगी जहां आपको अपने आंकड़े को रोज और कॉलम में दर्शाना होगा। तो ऐसे वास्ते के लिए आपको HTML में मिलता है टेबल। तो टेबल जो होगा ये अलाउ करता है कि आप इसमें टेक्स्ट, इमेज, लिंक्स या टेबल के अंदर भी आवश्यकता पड़ने पे हम लोग टेबल बना लेते हैं। और ख़ासकर जब हम लोग HTML में कोई फॉर्म डिजाइनिंग का काम करते हैं तो वहाँ पर बहुत ही मेन रोल अदा करता है हमारा टेबल। तो आज के वीडियो में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि टेबल का सिंटेक्स क्या है, इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका क्या उद्देश्य है, कैसे कैसे उन्हें यूज किया जाएगा, ये बातें आज के वीडियो में होंगी। तो देखिए, आपके HTML में सारे काम टैग के माध्यम से होते हैं। तो आपको एक टैग मिलेगा टेबल करके। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हम कोई टेबल बनाएं तो उसके लिए आपको टेबल टैग का इस्तेमाल करना होता है। और टेबल आप जब बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे रोज होंगे, बहुत सारे कॉलम होंगे। तो रो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग TR का टैग इस्तेमाल करेंगे और कॉलम को प्रस्तुत करने के लिए हम लोग TD का प्रयोग करेंगे। तो ये टेबल जो होता है, ये टेबल को बनाते समय स्टार्टिंग में हम लोग इस एलिमेंट को ओपन करते हैं, टैग को ओपन करते हैं। ये बताता है कि आप टेबल डिजाइन करने आ रहे हैं। अब टेबल में जितने रो होंगे उन्हें हम लोग TR से रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें जितने भी हम लोग सेल या कॉलम बनाना चाहेंगे तो उसके लिए हम लोग TD का इस्तेमाल करते हैं। TD का मतलब होता है टेबल का डेटा, और जो इसमें आप आंकड़ा लिखोगे उसका बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होगा वो लेफ्ट होगा, और टेक्स्ट जो होगा वो नॉर्मल में दिखेगा। नॉर्मल मतलब बोल्ड या इटैलिक ऐसा नहीं होगा, एक साधारण में दिखाई पड़ेगा। तो ये हमारे HTML के टेबल का सिंटेक्स होता है। अब उसके अलावा एक टैग और होता है जिसे हम लोग TH के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे टेबल के हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो होता क्या है कि जब आप TD के माध्यम से कोई सेल बनाते हैं, डेटा लिखते हैं, तो वो नॉर्मल आता है। पर अगर आप चाहते हैं कि हमारा टेबल का जो फर्स्ट रो है उसमें हम जो कॉलम बनाएंगे, सेल बनाएंगे, उसका मैसेज थोड़ा बोल्ड है, तो उसके लिए आपको TH का एक टैग मिलेगा। ये टेबल के हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है और इसमें जो भी बातें आप लिखोगे वो सेंटर में आएंगी और बाय डिफॉल्ट वो आपको बोल्ड दिखाई पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग एक टेबल साधारण बना लेते हैं। उसमें हम लोग टेबल टैग का, TR टैग का, TD टैग का और TS टैग का पहले यूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हमारे टेबल के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो उन एट्रीब्यूट्स को हम लोग बारी बारी यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नोटपैड में चलते हैं और यहाँ पर एक कोई पेज डिजाइन करते हैं। उस पेज का मकसद होगा कि हम अपने डेटा को प्रस्तुत करेंगे टेबल के फॉर्म में। तो जो बाय डिफॉल्ट इसेंशियल टैग हैं पहले उनको ओपन कर लिया जाता है। ये क्यों लिखा गया है इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर रखा है, तो ये आपको तो लिखना ही है। अब आपका बॉडी का टैग आ गया। अब बॉडी के टैग में एक मैंने हेडिंग बनाया, कोर्स डिटेल्स। तो मैं चाहता था कि एक मैसेज आए एज ए हेडिंग कोर्स डिटेल, और हमारे पास जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उनके नाम, उनके फीस, उनके ड्यूरेशंस, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है,
उसको मैं एक टेबल में दर्शाना चाहता हूँ। यहाँ मैंने एक फॉन्ट का भी टैग खोल लिया है और फॉन्ट टैग में मैंने इसका कलर दे दिया है, रेड दे दिया है, जिससे ये थोड़ा सुंदर दिखाई पड़े। और यहाँ मैंने फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितने भी कोर्सेस होंगे वो एक टेबल में आए, तो यहाँ मुझे एक टेबल का टैग खोलना होगा। अब हमारे टेबल का पहला रो आएगा तो उसके लिए tr टैग खोला गया। अब tr टैग में जो पहला रो बनेगा, मैं चाहता हूं कि मैं उसमें कॉलम के हेडिंग बनाऊं। तो हेडिंग बनाने के लिए मैंने th लिया। जैसे एक कॉलम मैंने ले लिया है यहाँ पे सीरियल नंबर, तो ये एक कॉलम का हेडिंग हो गया। और एक कॉलम में ले लेता हूँ यहाँ पे कोर्स का नाम, तो यहाँ मैंने कोर्स का नेम एक कॉलम ले लिया है। ऐसे जितने भी आपको कॉलम लेने होंगे वो आप यहाँ पे लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक ले लिया, उसका ड्यूरेशन ले लिया, माने कितने दिन का वो कोर्स है। और चलिए एक लास्ट कॉलम में ले लेता हूँ, उस कोर्स की फीस क्या है। और यहाँ पर मैंने th का टैग क्लोज कर दिया है। अब मुझे चूंकि 4 कॉलम चाहिए थे, इसलिए मैंने 4 कॉलम की हेडिंग बनाई और ये हमारा रो कंप्लीट हो गया। तो मैं इसे यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं कि इतना जो कोडिंग लिखा गया है, पहले इसका एक लुक देख लेते हैं कि ये एज ए पेज, वेब पेज कैसे ब्राउज़र पे रिप्रेजेंट होगा। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे ही फ़िलहाल इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं मैंने इसे टेबल के नाम से ही सेव कर दिया, इसका एक्सटेंशन HTML दे दिया और ये सेव हो गया। तो अब मैं अगर देखूं तो यहाँ टेबल नाम का एक पेज सेव हुआ जो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम में ओपन हो रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक हेडिंग बनाया था, उसकी कलर रेड ली थी तो वो दिख रहा है। और मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, उस टेबल में सीरियल नंबर, कोर्स नेम, ड्यूरेशन और फीस कॉलम हेडिंग ले रखे हैं तो वो दिख रहा है। अभी फिलहाल हमें मालूम नहीं लग रहा है कि ये टेबल है कि ऐसे ही लिखा गया है, क्योंकि टेबल में ग्रिड होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे टेबल का ग्रिड ऑफ होता है। तो मैं आगे चल के उस टेबल के ग्रिड को ऑन करूंगा तो यहाँ पर हमें ग्रिड भी टेबल में दिखाई पड़ेगा। अब मैं इसके नीचे कुछ रोज ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने tr का माने दूसरे रो का टैग खोला हुआ है और मैं अब ले लेता हूँ td। चूंकि अभी जो मैं लिखूंगा वो साधारण मैनर में दिखाई पड़ेगा, उससे मुझे बोल्ड नहीं दिखाना है। तो सीरियल नंबर हमारा हो गया 1 और td को मैंने यहाँ बंद कर दिया। अब जिस सीक्वेंस में आपके कॉलम है उसी सीक्वेंस में इनके नाम देने हैं। जैसे कोर्स का नाम यहाँ पर CCC हो गया। अभी फिर अगला वाला कॉलम आया, यहाँ मुझे इसकी पीरियड देनी है। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया 3 मंथ्स का कोर्स है ये, td का टैग बंद। और फिर यहाँ पर td आया, इसकी फीस मुझे दर्शानी है, ये दे दिया मैंने। और फिर यहाँ पर td का टैग बंद और ये हमारे रो का टैग बंद। चलिए इतना देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। सेव किया मैंने और ब्राउज़र में खुला हुआ है, इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया तो देखिए इसके नीचे एक रो ऐड हो गया। तो ऐसे ही मैं जल्दी से 2-3 कोर्सेज का डिटेल और इसमें ऐड कर लेता हूँ, जिससे थोड़ा टेबल में डेटा ज़्यादा हो जाए। तो चूंकि इसमें ये बार बार रो की और कॉलम की राइटिंग करनी पड़ती है, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इतने डेटा को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर 2 कर दिया। चलिए अगला कोर्स PGDCA हो गया, ये 12 मंथ का होता है, इसकी फीस मान लेते हैं ये है। ऐसे जितने आप रो ऐड करना चाहें, अवॉइड अगर राइटिंग से करना चाहते हैं तो आप ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी कोर्स आपके पास अवेलेबल हैं आप उनको इस तरीके से लिख दीजिए। अब मैंने इसको सेव कर लिया है और मैं ब्राउज़र में जाके इसको रिफ्रेश करता हूं तो अगर आप देखो तो ये हमारा एक टेबल बन के तैयार हो गया। इसमें ये रोज हैं हमारे और पहले रो में मैंने हेडिंग्स बनाया है, बाकी के रो को td से रिप्रेजेंट किया है तो वो नॉर्मल दिख रहे हैं।
पर अभी देखा जाए तो ये लग नहीं रहा है कि ये डेटा टेबल में ही है, क्योंकि ग्रिड नहीं है। तो अब हम लोग धीरे धीरे जो टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें हम लोग यूज करना सीखेंगे। तो ये तो एक साधारण तरीका हो गया कि कैसे हम लोग टेबल टैग का, टीआर टैग का, टीडी टैग का, टीएस टैग का प्रयोग करेंगे, वो मैंने करके दिखाया। अब अगला आता है हमारा बॉर्डर। तो अभी देखो, अगर आप, तो मैंने जो टेबल का टैग खोला है उसमें मैंने कोई एट्रीब्यूट नहीं यूज किया है, तो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर इसका ऑफ होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने कोड में आता हूँ और कोड में आने के बाद ये जो टेबल का टैग खोला था इसी के अंदर मैं बॉर्डर लेके 1 कर देता हूँ। तो 1 बोलने का मतलब ये हुआ कि बॉर्डर डिस्प्ले हो, कह सकते हो अपने भाषा में कि ट्रू आता है। तो इसको सेव मैं कर लेता हूँ और ब्राउजर में आके अगर मैं आप रिफ्रेश करूँ तो अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे टेबल के ग्रिड दिख रहे हैं। तो अब ये लग रहा है थोड़ा अच्छा कि हमारा टेबल में ये प्रस्तुत हो रहा है। और अगर आपको ग्रिड नहीं चाहिए तो यहाँ 0 कर सकते हो, या बाय डिफॉल्ट ये 0 होता है तो आपका ये ग्रिड नहीं दिखाई पड़ेगा। और एक काम आप और कर सकते हो कि यहाँ पर कोई बड़ी गिनती भी लिख सकते हो, तो उससे आपका जो ग्रिड होगा थोड़ा और मोटा आएगा। तो जरूरी नहीं कि 1 लिखी जाए, 2, 3 जैसे आप नंबर बढ़ाओगे तो इसके ग्रिड की वेट जो होती है, चौड़ाई जो होती है, वो बढ़ जाती है। तो ये एक एट्रीब्यूट था टेबल बॉर्डर जो मैंने आपको यूज करके दिखाया। अब हमारा अगला जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है सेल पैडिंग और एक होता है सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट क्या है इसे जाना जाए। तो यहाँ पर 2 एट्रीब्यूट आपके लिए आ रहे हैं, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। हम लोग इसके जरिए एडजस्ट करते हैं वाइट स्पेस। वाइट स्पेस का मतलब जो ब्लैंक स्पेस होता है हमारे टेबल के सेल में, हम लोग उसको एडजस्ट करने का काम करते हैं। सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट जो होता है ये स्पेस डिफाइन करता है टेबल के सेलों के बीच में। तो चलिए पहले सेल स्पेसिंग को ही हम लोग करके देख लेते हैं। तो पहले आपने टेबल का एक प्रीव्यू देख लीजिए। तो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तो दोनों सेल अभी एकदम एडजेसेंट माने अगल बगल दिखाई दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ सेलों के बीच में थोड़ा गैप रहे। तो इस वास्ते हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ लिखेंगे सेल स्पेसिंग, और स्पेसिंग करके कोई भी एक संख्या मैं दे देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 2 दे दिया। अब मैं इसको सेव करके अपने ब्राउजर में ओपन करूँ तो अगर आप देखेंगे तो सेल के बीच में आपको थोड़ी स्पेसिंग नजर आएगी। तो देखिए मैं बात कर रहा था कि सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट को कैसे यूज करेंगे। तो चूंकि मैंने थोड़ा यूनिट बहुत कम लिखा था 2, इसलिए वो थोड़ा उसका प्रभाव नहीं दिख रहा था। तो अभी मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया है। तो अब अगर आप अपने ब्राउजर के स्क्रीन पे जाके देखें तो अगर आप देखो तो प्रत्येक सेलों के बीच में अब आपको स्पेस नजर आ रहा होगा। तो सेल स्पेसिंग अगर आप एट्रीब्यूट नहीं यूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपके सेल एकदम सटे सटे आएंगे। जैसे मैं करके एक बार दिखा देता हूँ, मान लो 0 मैंने कर दिया, तो अब आपको जो सेल्स मिलेंगे वो एक दूसरे से सटे हुए मिलेंगे। पर अगर मैं यहाँ पर कोई यूनिट लिख देता हूँ, जितनी बड़ी यूनिट लिखेंगे उतना ज़्यादा गैप हो जाएगा, तो वो सेलों के बीच में आपको स्पेस करके दिखाएगा। तो आगे अगर आपको कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो आप इसका यूज करेंगे। अब ऐसे ही एक सेल पैडिंग होता है। तो सेल पैडिंग एट्रीब्यूट का यूज होता है कि जो सेल के अंदर कंटेंट है उन कंटेंट और सेल के जो बॉर्डर है उनके बीच की स्पेसिंग को ये सेट करता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेल पैडिंग को यूज करने से पहले मैं ब्राउजर में जाता हूं। तो अगर आप देखो तो सेल के अंदर जो कंटेंट है वो जस्ट बॉर्डर के बाद तुरंत स्टार्ट हो गया है। सेल स्पेसिंग तो 2 सेलों के बीच की स्पेसिंग की बात हो गई। पैडिंग में क्या होता है कि जो सेल के अंदर कंटेंट लिखा है वो सेल में थोड़ा स्पेस, वाइड स्पेस होके आता है। तो इस एट्रीब्यूट को चलिए देर बिना किए हुए यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेल पैडिंग एट्रीब्यूट कर लिया मैंने, एक कोई मैंने यूनिट लिख दी। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए ये कंटेंट थोड़ा सेल के अंदर जो है वो सेल से एकदम जो सटा हुआ था
वो थोड़ा वाइट स्पेस उसमें आ गया। सेल स्पेसिंग सेलों के बीच स्पेस दे रहा है। सेल पैडिंग जो कंटेंट है सेल के अंदर वो बॉर्डर से एकदम सट के आ रहा था, उससे वो सट करके नहीं आएगा। इस वास्ते हम लोग इस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो मैं इसीलिए एक एक एट्रीब्यूट को यूज करके दिखा रहा हूँ, साथ साथ मैं उसका प्रैक्टिकल भी करता जा रहा हूँ, जिससे आपको प्रयोगात्मक भी समझ में आए कि ये कैसे यूज किया जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट है हमारा कॉल स्पैन का, एक कॉन्सेप्ट है रो स्पैन का। तो जो कॉल स्पैन होते हैं या रो स्पैन होते हैं, ये मर्ज मकसद के लिए यूज किए जाते हैं। अक्सर हमारी जरूरत पड़ेगी कि कई सेलों को मिला के हम बड़ा सेल बना लें, कोई लेबल वगैरह बनाने के लिए। तो अगर कई कॉलम को मिला के एक कॉलम करना होता है तो कॉल स्पैन की बात की जाती है, और अगर कई रो को मिला के एक बड़ा सेल बनाना होता है तो रो स्पैन की बात की जाती है। तो कॉल स्पैन और रो स्पैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई आप एग्जाम में HTML के बैठ रहे हैं तो उसमें उम्मीद करिए कि टेबल से रिलेटेड अगर किसी एट्रीब्यूट की ज़्यादा क्वेश्चन या बात होती है तो वो कॉल स्पैन या रो स्पैन की होती है। तो मैं इसे अभी अलग से करके दिखाऊंगा। इसके लिए एग्जाम्पल टेबल में मुझे कुछ दूसरा लेना पड़ेगा, मर्ज वाला काम करना पड़ेगा। फिलहाल मैंने केवल डिफिनेशन बता दिया है, इसका यूज बता दिया है कि कॉल स्पैन और रो स्पैन का यूज क्या होगा। अब अगर आप देखें तो टेबल का बैकग्राउंड भी आप सेट कर सकते हैं। टेबल का बैकग्राउंड आप दो तरीके से सेट कर सकते हैं। एक बीजी कलर, इसमें कोई कलर लगा सकते हैं। बैकग्राउंड में कोई आप पिक्चर इमेज सेट कर सकते हैं जो आपके टेबल के बैक साइड में आपको नजर आएगा। तो चलिए बीजी कलर एट्रीब्यूट को हम लोग यूज करके देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने बीजी कलर लिया और यहाँ मैंने एक कलर ये ले लिया। अब मैं अगर इसको सेव करके ब्राउजर में जाता हूँ तो अगर आप देखो तो इसके बैक साइड का कलर ये आ रहा है। और एक अच्छी बात ये है कि ये जो कलर एट्रीब्यूट है ये आप रो पे भी एप्लीकेबल कर सकते हो। टेबल पे अगर एप्लीकेबल किया तो पूरे टेबल के बैकग्राउंड पे वो लागू हुआ, पर अगर मैं यहाँ पर बीजी कलर लेके यहाँ मान लो मैं ले लेता हूँ येलो, तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर केवल इस रो पे ही ये लागू हुआ। तो इस तरीके से थोड़ा आप बेहतर लुक कर सकते हैं अपने टेबल के अंदर मौजूद रो के बारे में भी। तो अगर आपने बॉर्डर यूज किया तो पूरा बॉर्डर आ गया, सेल पैडिंग यूज किया तो सेलों के बीच स्पेस, सेल स्पेसिंग यूज किया तो सेलों के बीच स्पेस आ गई, सेल पैडिंग किया तो कंटेंट और सेल के बॉर्डर में स्पेस आ गया। और एक कलर एट्रीब्यूट मैंने दिखाया जिसे पूरे टेबल पे भी यूज कर सकते हो या किसी एक विशेष रो या किसी एक कॉलम पे भी आप यूज कर सकते हो किसी को हाईलाइट कराने के लिए। अब एक आपका होता है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट में क्या होता है कि किसी इमेज का हम पाथ देते हैं, URL सेट करते हैं, तो वो हमारे बैकग्राउंड पे लग जाता है। तो चलिए इसके लिए भी कोई एक चित्र मैं ले लेता हूं और उसी चित्र को सेट करके मैं दिखाता हूं कि कैसे इसका यूज किया जाएगा। तो यहां मैंने क्या किया हुआ है, बैकग्राउंड और यहां पर इक्वल का निशान लगाया। मैं कोई इमेज ले लेता हूं और उसी इमेज को मैं सेट करके आपको दिखाने का काम करता हूं। ये एक इमेज है, मैं इसे डेस्कटॉप पे रख लेता हूं और इसका जो नाम है प्रॉपर्टी में जाके देख लेता हूं। क्योंकि पूरा एग्जैक्ट नाम देना होता है तो ये इसका नाम है और JPG इसका एक्सटेंशन है, इसी को मैं लागू कर देता हूं। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि ये हो गया .jpg और ये मैंने सेट कर दिया। अब मैं अगर इसको यूज करूं, अपने ब्राउजर में जाके देखूं, तो वो इमेज लगा है, मगर चूंकि इमेज इतना बड़ा था कि उसका प्रभाव यहां पर नहीं दिखाई पड़ा। तो इमेज चूंकि काफी बड़ा था इसलिए उसका कुछ पोर्शन हमारे टेबल में आ रहा है और ग्रे देखिए बैकग्राउंड पे हो गया है, इस वजह से वो चीज नहीं दिख पाई। तो आप कोई इमेज छोटा लेंगे तो वो आपको अच्छे तरीके से आपके टेबल के बैकग्राउंड पे दिखाई पड़ेगा। तो ये हो जाता है हमारा
टेबल बैकग्राउंड। अब हमारा टेबल का हाइट और विड्थ भी होता है। हाइट और विड्थ की बात कर लीजिए क्या होता है। तो अगर आप देखो तो अभी आपका जो टेबल का हाइट है या विड्थ है वो कंटेंट के बिहाफ पे हमने 4 कॉलम रखा है, जो कंटेंट है उसी के हिसाब से ये आ रहा है, ये इसका विड्थ हो गया। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि भले ही ये कंटेंट कम है मगर ये थोड़ा विड्थ इसका ज़्यादा है, तो वो स्पेसिफाई कर सकते हैं आप। तो यहाँ मैं WIDTH विड्थ लेता हूँ और जैसे विड्थ मैंने कर दिया 50%, पूरे स्क्रीन को 100% माना आता है, तो मैंने यहाँ 50% कर दिया। तो अभी आप देखोगे तो ये थोड़ा ऐसे बड़ा आने लगा। तो इस तरीके से आप विड्थ को स्पेसिफाई कर सकते हो। और ऐसे ही हाइट को भी आप यूज कर सकते हो। पूरे स्क्रीन का हाइट जो होगा वो 100% है, तो अभी अगर आप देखोगे तो इसकी हाइट भी ऐसे बड़ी हो जाएगी। तो आप आवश्यकता पड़ने पे विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट का भी यूज करें। ऐसे ही एक आता है हमारा टेबल का कैप्शन। टेबल का कैप्शन होता है टेबल के हेडिंग लिखने के लिए, जो जस्ट टेबल टैग के बाद यूज किया जाता है। तो यहाँ कैप्शन लिखने के बाद आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, कोर्स फीस डिटेल्स, और यहाँ पर कैप्शन को मैंने बंद कर दिया। तो अब ये जो कैप्शन होगा ये हमारे एज ए टेबल का हेडिंग आएगा। देखिए यहाँ टेबल के जस्ट ऊपर आ रहा है। तो इस तरीके से कैप्शन एट्रीब्यूट का आप यूज कर सकते हैं। और ये कुछ एट्रीब्यूट थे मैंने जो आपको यूज करके दिखाए। सबसे पहले मैंने बात किया कि टेबल क्या होता है, टेबल टैग, TR टैग, TD टैग, TH टैग की बात की गई। फिर इसके एट्रीब्यूट में बॉर्डर आया, सेल पैडिंग आया, सेल स्पेसिंग आया, कॉल स्पैन, रो स्पैन की मैंने बात नहीं की है। इसका मैं अलग से ट्यूटोरियल डालूंगा जिसमें मैं आपको कॉल स्पैन और रो स्पैन को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि थोड़ा ये समझने वाला होगा, वीडियो थोड़ा बड़ा ना हो, इसलिए इसका एक पार्ट मैं नेक्स्ट दूंगा स्पेशली कॉल स्पैन और रो स्पैन के लिए। टेबल बैकग्राउंड में हम लोगों ने BG कलर, बैकग्राउंड कलर का प्रयोग किया, टेबल हाइट और विड्थ का प्रयोग किया, टेबल का कैप्शन मैंने यूज किया, और टेबल का एक और एट्रीब्यूट होता है अलाइजमेंट, उसे भी मैं यूज कर लूँ क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट में आता है। तो ALIGN एलाइज करके मैंने यहाँ पर सेंटर लिख दिया, लेफ्ट राइट सेंटर लिख सकते हैं। तो अभी जो टेबल बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में आ रहा था वो आपके पेज के सेंटर में आ जाएगा। तो आप एक एट्रीब्यूट ये भी यूज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं टेबल के रो स्पैन और कॉल स्पैन के बारे में ज़्यादा अच्छे ढंग से बात करूँगा। आपका दिन शुभ हो।